जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूं संसार के भूगोल की क्लास लेकर। इससे पहले जो हम क्लास ले चुके हैं वो सौर मंडल के ऊपर क्लास थी और उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, सूर्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रह, और ग्रह में भी दो ग्रह पढ़ने वाले हैं, बुध और शुक्र ग्रह पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने जो पीछे क्लास ली है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाइए। अगर अच्छे से भूगोल को समझना चाहते हैं तो वहां पर मैंने उनका लिंक दे रखा है, आप वो वहां से सारी क्लासें देख सकते हैं। और मैंने नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ टाइम से मिलती रहे। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रह के बारे में, ग्रह क्या होते हैं, और बुध और शुक्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए आज ये समझ लीजिए। इससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आप सपने देखते हैं तो किसी को बताइएगा मत, जब सपने पूरे हो जाएं तब बताइएगा, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में विश्वास रखते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, अब पढ़ते हैं ग्रह। देखिए, सबसे पहले ग्रह के बारे में समझ लीजिए क्या होता है ग्रह। देखिए, ग्रह जो होते हैं इनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वे किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। ठीक, जैसे सूर्य तारा है और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी बहुत सारे तारे हैं जिनका ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हमारे सूर्य का जो सौर मंडल है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार 8 ग्रह वहां पर मौजूद है हमारे सौर मंडल में। ठीक, तो हमने पहले जब सौर मंडल पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि इन 8 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि आंतरिक ग्रह हैं और 4 ग्रह ऐसे हैं जो बाह्य ग्रह हैं। अगर हम बात करें 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो देखिए 4 ग्रह आंतरिक ग्रह में हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मेरे दोस्तों, ये तो हैं आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, बृहस्पति, अरुण, वरुण और एक बीच में शनि। 4 क्या है, ये बाह्य ग्रह हैं। तो देखिए, इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इनको हम एक नाम और जानते हैं, इनका पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। अगर हम बात करें, इनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह या इनको जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो ग्रह होते हैं वो चट्टानी भी हो सकते हैं, द्रव्य अवस्था में भी हो सकते हैं, गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं। तो देखिए, इनमें जो है, जो ये आंतरिक ग्रह हैं, चट्टानी ग्रह हैं, इनमें जो है ठोस सतह पाई जाती है, और ये बाह्य ग्रह जो हैं, ये जोवियन ग्रह जो हैं, इनमें गैसीय सतह है। ठीक है, इन पर ठोस सतह पाई नहीं जाती है वैज्ञानिकों के अनुसार। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिए, इनमें जो है शुक्र और अरुण ग्रह, ये 2 ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, शुक्र और अरुण, वो जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और जो बाकी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक, अब एक चीज और समझ लीजिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, और अगर हम बात करें, सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है शनि, इसके चारों तरफ बलें पाई जाती हैं। और जीवन अगर है तो हमारे सौर मंडल में सब अभी तक ज्ञात पृथ्वी पर ही है, और मंगल जो है लाल ग्रह है। और देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जैसे आप सूर्य से आगे बढ़ते चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, उनकी परिक्रमण अवधि, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की अवधि भी ग्रहों की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पास आएंगे उनकी परिक्रमा अवधि घटती चली जाएगी। ठीक, और अब जानते हैं, देखिए कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, आकार व द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, ग्रहों का अवरोही क्रम मेरे दोस्तों ऐसे होता है, जब आप बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। देखिए, ये बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब अगर आप उल्टे आते हैं बड़े से छोटे की तरफ, तब तो होता है अवरोही क्रम, और अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब होता है आरोही क्रम। ठीक, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ गए आप। अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब तो होगा आरोही क्रम, और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तब होगा अवरोही क्रम। तो देखिए, आकार व द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम समझ लीजिए, मतलब आकार में अवरोही क्रम और द्रव्यमान में। इधर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह होगा, और इधर सबसे छोटा ग्रह होगा। और अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तब भी इधर सबसे बड़ा ग्रह होगा, द्रव्यमान में सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला, और उधर सबसे कम द्रव्यमान वाला होगा। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा है,
फिर उसके बाद आकार में शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। समझ लीजिए। ठीक, एक बार और समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करें सूर्य के चारों ओर, ठीक, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखें, आरोही क्रम अगर देखें सूर्य से दूरी का, तो ये बनता है हमारा बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, दूरी बढ़ती चली जा रही है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक, अब आकार की बात चली तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद कौन सा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध सबसे छोटा है। और अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखोगे तो इधर से चले आओ, बुध सबसे छोटा है, फिर मंगल बड़ा है उससे, फिर शुक्र बड़ा है, फिर पृथ्वी बड़ी है, फिर वरुण बड़ा है पृथ्वी से, फिर वरुण से बड़ा अरुण है, अरुण से बड़ा शनि है, शनि से बड़ा बृहस्पति है। अगर हम घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो घनत्व सबसे ज्यादा देखिए पृथ्वी में पाया जाता है। ये अवरोही क्रम दे रखा है। अगर आरोही क्रम लगाओगे तो आप इधर से चले आओगे। ठीक, और अगर अवरोही क्रम पूछेगा तो इधर से, घटता हुआ क्रम इधर से और बढ़ता हुआ क्रम इधर से। अब देखिए पृथ्वी के घनत्व के अनुसार, देखिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनत्व वाली है। फिर बुध है घनत्व में, फिर शुक्र है घनत्व में, फिर मंगल है घनत्व में, फिर वरुण है घनत्व में, ये घटता हुआ क्रम है, फिर बृहस्पति है घनत्व में, घटता हुआ क्रम है। ठीक, और ये फिर अरुण है, फिर ये शनि है। और अगर हम सबसे कम अगर देखेंगे तो इसका मतलब सौरमंडल में सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का, और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। ठीक, और ऐसे ही अगर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति माना जाएगा और सबसे छोटा बुध माना जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि के आधार पर आरोही क्रम। ठीक, मतलब परिक्रमण अवधि समझते हैं, सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में कौन सा ग्रह चक्कर लगा रहा है पूरा एक। तो देखिए इसमें जो है बुध क्योंकि सबसे पास है, मैंने बताया जो जितना पास होगा उसकी परिक्रमण अवधि उतनी ही कम होगी। ठीक, तो देखिए बुध है, इसकी सबसे कम परिक्रमण अवधि है। ठीक, और शुक्र है, उसकी उससे ज्यादा परिक्रमण अवधि है। ठीक, पृथ्वी है उससे ज्यादा, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये परिक्रमण अवधि मतलब इनका जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उनकी अवधि के अनुसार दे रखा है। हमने आरोही क्रम दे रखा है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, यानी वरुण जो है सबसे ज्यादा दिन में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, और बुध जो है सबसे कम दिन में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। ठीक, अब देखिए यही क्रम दूरी का है, समझ लीजिएगा, यही क्रम दूरी का है और यही क्रम परिक्रमण अवधि का है। सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से घूमने वाली अवधि, एक चक्कर पूरा करने वाली अवधि। अब देखिए अपने अक्ष पर परिभ्रमण या घूर्णन, ठीक, परिभ्रमण वेग के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही समझ रहे हैं, घटता हुआ क्रम। अगर बढ़ता हुआ लोगे तो इधर से लोगे। अब जैसे पृथ्वी है अपने इस तरीके से घूमती है, मैंने बताया लट्टू जैसे घूमता है अपने अक्ष पर, ऐसी पृथ्वी घूमती है। तो वो वाली अवधि कौन जल्दी घूमता है अपने अक्ष पर, पूरा चक्कर लगा लेता है, कौन ज्यादा देर में लट्टू की तरह घूमता है, ये समझ लीजिए। अब देखिए बृहस्पति जो है सबसे तेज घूमता है, बृहस्पति जो है सबसे तेज घूमता है अपने अक्ष पर, और शुक्र जो है सबसे कम गति से घूमता है अपने अक्ष पर। ठीक, अब देखिए अब घटता हुआ क्रम समझ लीजिए, बृहस्पति सबसे तेज, फिर शनि उससे कम तेज, फिर अरुण उससे कम तेज घूमता है, फिर वरुण घूमता है, फिर पृथ्वी घूमती है उससे कम तेज, और मंगल फिर पृथ्वी से भी कम गति से घूमता है, और बुध जो है बुध भी अपने अक्ष पर मंगल से कम गति पर घूमता है, शुक्र जो है सबसे कम गति पर घूमता है, शुक्र सबसे कम गति पर घूमता है। तो देखिए ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है। क्वेश्चन ये आएगा कि ये बताइए सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का है, ये बताइए सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, ये बताइए सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी वाला ग्रह कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, घनत्व के आधार पर, दूरी के आधार पर, या फिर द्रव्यमान के आधार पर, ठीक, या आकार के आधार पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, सौरमंडल से अब हम पढ़ेंगे बुध ग्रह, मर्क्यूरी और वीनस, शुक्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, अब हम बुध को पढ़ेंगे। मर्क्यूरी जो ग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, जो सूर्य के सबसे पास चक्कर लगाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए
ये जो है सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी लो ग्रेविटी है, मतलब सब बहुत कम गुरुत्वाकर्षण है, इसकी वजह से इसका कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, ठीक। अब देखिए बुध को अगर हम जाने तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। सूर्य का परिक्रमण कितने दिन में करता है, समझ लीजिए, रटने वाली चीजें हैं। 88 दिन सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो 58 दिन में, यानी यहां पर अगर दिन देखा जाए तो 58 दिन का है, ठीक है, मतलब 58 दिन में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है, यानी दिन जो है 58 दिन का होगा और रात भी 58 दिन की होगी, ठीक। अगर हम व्यास की बात करें तो इसका व्यास है 4879 किलोमीटर, 4879 किलोमीटर इसका व्यास है, यानी कि 4879 किलोमीटर, ठीक। अगर हम इसके दिन का ताप देखें मेरे दोस्तों, दिन का ताप, दिन में कितना टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ दिन में जो टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सूर्य की तरफ रहता है, दिन में इसका सिरा सूर्य की तरफ रहता है, जो एरिया सूर्य की तरफ रहता है वहां दिन होता है, और जब दिन होता है तो वहां का टेम्परेचर कितना होता है, वहां का टेम्परेचर होता है मेरे दोस्तों 430 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 430 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ लीजिए कितनी गर्मी होगी वहां पर, ठीक, नरक के समान होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और अगर हम रात का टेम्परेचर देखें, जो इलाका सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहां पर कितना टेम्परेचर रहता है, -180 डिग्री सी, -180 डिग्री सी। दोनों ही हालात जो हैं बहुत ही बेकार कंडीशन मान लीजिए, बहुत ही मुश्किल कंडीशन मान लीजिए, यहाँ पर जीवन पनपना कितना मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी है कि इसका खुद का वायुमंडल नहीं है, ठीक। जब खुद का वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका जो पलायन वेग है मेरे दोस्तों 4.3 किलोमीटर है कुल, और हमारी धरती पे जो है कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाहिए हमें। पलायन वेग वो होता है मेरे दोस्तों, अगर हम किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करना चाहते हैं तो हमें कितनी स्पीड लेनी होगी जिससे हम उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएं और कभी लौट करना आए, तो उसी को पलायन वेग बोलते हैं। तो पलायन वेग जो है कितना है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का कुल। तो यहां पर तो गैस के अणु भी नहीं रुक पाते, वो सीधे उड़ जाते हैं, इसके वायुमंडल में बैठ ही नहीं पाते, रुक ही नहीं पाते, सीधे उड़ जाते हैं अंतरिक्ष में। और हमारी धरती का कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो हमारी धरती पर क्या है वायुमंडल भी पाया जाता है, ठीक, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और अगर हमें धरती से पार जाना होगा तो हमको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की गति चाहिए होगी, ठीक। अब देखिए अगर हम दैनिक तापांतर की बात करें, तापांतर समझते हैं, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वहां से लेके जो लोएस्ट टेम्परेचर है वहां तक को अगर हम देखें तो कितने डिग्री हम नीचे आए, या नीचे लेवल से ऊपर चले जाइए तो वहां हम कितने गए, तो उसको हम कहते हैं तापांतर। तो ये जो है सौर मंडल का सबसे ज्यादा तापांतर, ताप में अंतर अगर कहीं है तो बुध ग्रह पर है, यहां पर 610 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप का अंतर पाया जाता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे 610 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप का अंतर यहां पर मिलता है, ठीक। बुध और सूर्य के बीच की दूरी अगर हम देखें 5.79 करोड़ किलोमीटर है, 5.79 करोड़ किलोमीटर। अगर मिलियन में बात करेंगे तो 57.9 मिलियन, 57.9 मिलियन ये दूरी होगी सूर्य से, किसकी, सूर्य से बुध ग्रह की, ठीक। और अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में देखें, खगोलीय इकाई में देखें तो कितना होगा 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक। और एक चीज और जान लीजिए, देखिए जो बुध ग्रह है, जब देखिए 2 मिशन भेजे गए हैं अभी तक नासा के द्वारा। सबसे पहले भेजा गया मैरिनर 10, कौन से सन में भेजा गया 3 नवंबर 1973 को भेजा गया। हमको इससे पहले बुध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि बुध कैसा है। जब मैरिनर 10 इसके पास से गुजरा तो इसने वहां के कुछ चित्र भेजे, ठीक, और वहां की इसने 45% हिस्से की मैपिंग कर दी, मतलब जिस हिस्से से ये गुजरा उसकी मैपिंग की तो 45% हिस्से को ही हम देख पाए इसके। तो हमने वहां पर देखा कि ये जो लगभग देखने में चंद्रमा जैसा है, यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, क्रेटर बहुत हैं, ठीक, और पहाड़ हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह वगैरह ज्यादा टकराए हैं, धूमकेतु, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, क्या पाया गया है, गड्ढे पाए गए हैं, ठीक। तो 3 नवंबर 1973 को नासा का मैरिनर 10 मिशन भेजा गया और इसने 45% हिस्से का नक्शा बनाया गया। क्वेश्चन ये आता है कि मैरिनर 10 मिशन किस ग्रह से संबंधित है, ठीक।
या फिर बुध ग्रह से संबंधित कौन सा मिशन है, तो मैरीना 10 आ सकता है ऑप्शन में, ठीक। या फिर 3 अगस्त 2004 को नासा ने एक और मिशन भेजा, उसका नाम था मैसेंजर। क्या नाम था? मैसेंजर। और इसने क्या किया, जो जितनी सतह बची हुई थी बुध ग्रह की, बाकी की सतह का इसने क्या किया, मैपिंग की। और हमारे पास लगभग 90% सतह की मैपिंग है किसकी? बुध ग्रह की, ठीक। अब आप समझ सकते हैं बुध ग्रह कितना खतरनाक है, ठीक। और 30 अप्रैल 2015 को क्या हुआ, ये मैसेंजर जो यान था जैसे मैपिंग कर रहा था सीधे और अंदर चला गया, इसके ग्रेविटी के अंदर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके अंदर चला गया और इसकी सतह से टकराकर 3 अप्रैल 2015 को ये नष्ट हो गया। और एक चीज और जान लीजिए, जब मैसेंजर के द्वारा ये पता लगाया गया बुध ग्रह के बारे में, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इसकी कोर जो है इसके आकार की तुलना में बहुत बड़ी है। जैसे हमारी धरती के अंदर कोर है, ठीक, हमने सूर्य की भी कोर पढ़ी थी, तो कोर जो है इसकी बहुत बड़ी है इसके आकार की तुलना में। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है ये कोर इसलिए बड़ी है क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि इससे कोई जो है खगोलीय पिंड टकराया है, उसके टकराने से क्या हुआ, इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वायुमंडल में उड़ गया है, अंतरिक्ष में उड़ गया है, और जो सतह है इसकी ऊपर की सतह है वो पतली रह गई है और अंदर कोर ज़्यादा बड़ी है, ठीक। अब इसमें कुछ मेरे नज़रिए से कुछ रह नहीं गया है, तो आइए कुछ और बातें हो जाएं। भागते भागते पतलून ढीली हो गई, पैसे से बाप की जेब ढीली हो गई, हारना नहीं है दोस्तों, हारना नहीं है दोस्तों, मंजिल दूर नहीं अब तो और पास हो गई। देखिए अब एल्बिडो पढ़ते हैं। एल्बिडो क्या होता है? देखिए एल्बिडो में क्या होता है मेरे दोस्तों, एल्बिडो जैसे कोई पिंड है वो कितना प्रकाश उत्सर्ज परावर्तित कर रहा है, जो प्रकाश स्टार का उसके ऊपर पड़ रहा है वो कितनी मात्रा में परावर्तित कर रहा है और उसकी चमक कितनी है, उसी को हम एल्बिडो के रूप में जानते हैं। वो एल्बिडो उसी का मात्रक है। तो देखिए बुध का जो एल्बिडो है वो 0.1 है और पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 0.3 है। देखिए यहाँ पे एल्बिडो का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही चमकदार होगा, ठीक। वो पिंड उतना ही चमकदार होगा जिसका एल्बिडो का मान ज़्यादा होगा, और वो पिंड उतना ही कम चमकदार होगा जिसका एल्बिडो का मान कम होगा। तो यहाँ पे जो है बुध ग्रह की जो सतह है वो प्रकाश को कम परावर्तित करती है और अवशोषित से ज़्यादा करती है, तो उसका एल्बिडो का मान क्या है, 0.1 है। इसका मतलब ये पृथ्वी से कम चमकदार है, पृथ्वी ज़्यादा चमकदार है, पृथ्वी ज़्यादा परावर्तित करती है प्रकाश को, ठीक है। तो इसका मान कितना है, 0.3, और बुध का मान कितना है, 0.1। आइए अब हम पढ़ते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह क्या है? आइए दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए शुक्र ग्रह में क्या है, शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, दूरी के हिसाब से देखा जाए सबसे करीब बुध था, फिर दूसरे नंबर पर क्या है, शुक्र है। और पृथ्वी से देखा जाए तो सभी ग्रहों में सबसे करीब कौन है, शुक्र है। देखिए सबसे चमकीला अगर तारा है आकाश में, अगर सबसे चमकीला तारा दिखता है कोई चंद्रमा के अलावा, तो सबसे ज़्यादा चमकीला हमको शुक्र दिखाई देता है। देखिए शुक्र के बारे में और जानकारी समझ लीजिए। इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, इसको सुबह का तारा भी बोलते हैं, सबसे चमकीला भी बोलते हैं, और पृथ्वी की बहन या भगिनी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये द्रव्यमान और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। लेकिन देखिए इसका जो नाम रखा गया वो रोमन एक देवी हैं वीनस नाम की, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। जो कि देखिए एक तो प्यार की देवी थी और दूसरा वो जो थी सुंदरता की देवी थी। तो देखिए सुंदरता की देवी और प्यार की देवी थी वीनस, और उनके नाम पर ये रखा गया है नाम। लेकिन जैसे जैसे इसका हम जानते गए, हमारे जितने भी मिशन हुए हैं, नासा के हुए हैं या फिर सोवियत संघ के हुए हैं या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हुए हैं या फिर जापान के हुए हैं, जब इसको हमने समझा तो ये तो उसके उलट ही निकला है। उलट कैसे निकला है, ये बहुत भयानक स्थिति वाला ग्रह है। अगर आप इस पर टिक नहीं सकते बिल्कुल भी, अगर पहुंच भी गए तो आपको समझ लीजिए आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही, जैसे ही आप इसके वायुमंडल में दाखिल होंगे तुरंत खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर और दबाव बहुत ज़्यादा होता है। आइए समझते हैं शुक्र के बारे में, आखिर शुक्र कैसा दिखता है, क्या है उसका सब कुछ। देखिए सूर्य जो परिक्रमण करता है वो 225 दिन में करता है, यानी जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा ये
शुक्र ग्रह वो 225 दिन में लगाता है। समझते रहिएगा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अक्ष पर अगर घूर्णन देखा जाए दिन में, मतलब अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर अगर वो घूमता है तो उसका दिन कितने दिन का होगा? हमारी पृथ्वी के 116 दिन और 18 घंटे के बराबर इसका एक दिन होता है। मतलब पूरा चक्कर वो कितने दिन में लगाता है? हमारी पृथ्वी जैसे 24 घंटे में लगाती है, ठीक, हम उसको एक दिन बोलते हैं, तो इसको क्या है, ये 116 दिन 18 घंटे में पूरा एक चक्कर घूम जाता है। देखिए सूर्य से दूरी के मामले में देखें तो ये 10.82 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूर्य से 10.82 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। अगर हम पृथ्वी से दूरी देखें तो ये 4 करोड़ किलोमीटर है हमारी पृथ्वी से दूर, ठीक। अगर पृथ्वी के द्रव्यमान का अगर हम ये देखें तो लगभग 82% इसका द्रव्यमान है, ठीक। और अगर हम दबाव देखें तो यहाँ पर 92 गुना दबाव है हमारी पृथ्वी से। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव है जिसमें हम जिंदा हैं, खड़े हैं, ठीक, तो उसका 92 गुना वहां पर दबाव है। और टेम्परेचर जो है, देखिए यहाँ पर तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 464 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसका कारण जानिए, इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पर अधिकता। देखिए यहाँ पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, और नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और मीथेन पाई जाती है। फिर होता क्या है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। जब ये सूर्य की जब गर्मी ग्रह पर आती है तो ये इसको सोख लेती हैं और जाने नहीं देती, इसलिए हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो ऊष्मा आई वो वापस नहीं गई। हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, इसलिए हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं होती, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, यहाँ पर एक प्रेशर कुकर की तरह स्थिति बन जाती है। समझ लीजिए कैसी स्थिति बन जाती है, प्रेशर कुकर की तरह, ठीक है, प्रेशर कुकर की तरह स्थिति बन जाती है। और अगर शुक्र ग्रह अभी मैंने बताया था तो कैसे घूमता है, शुक्र ग्रह जो घूमता है क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए इसका रोटेशन, और अगर पृथ्वी होती तो इस तरीके से घूमती, और अगर शुक्र है तो इस तरीके से घूमेगा, और अरुण भी इसी तरीके से घूमता है, ठीक। आगे समझ लेते हैं। देखिए इसके वायुमंडल में जब वैज्ञानिकों ने देखा, अपने जितने भी यान थे वहां भेजे, तो वायुमंडल में वहां पर देखा गया तो वहां पर वायुमंडल में जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए गए, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए गए, जो कई किलोमीटर, ठीक है, एरिया में फैले थे, गहराई तक फैले थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितनी है इसकी, 6050 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, 6050 किलोमीटर, ठीक, इसकी त्रिज्या है, ठीक। इसका व्यास आप लगा लीजिए अब कितना होगा, इसका डबल होता है व्यास। अब देखिए इस पर जो मिशन भेजे गए हैं इनको भी समझ लीजिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए कैसिनी मिशन नासा ने 1997 में भेजा, उससे पहले भी बहुत सारे मिशन भेज चुकी है। 27 अगस्त 1962 को मैरिनर 2 भेजा गया। मैरिनर 10 जो भेजा गया था बुध के लिए, वो भी शुक्र से ही होकर गया था, ठीक। और कैसिनी मिशन 1997 में भेजा गया, ठीक। देखिए और भी मिशन है, एक भेजा गया था मैगलन मिशन। कौन सा? मैगलन मिशन 1989 में भेजा गया था, 1989 में नासा के द्वारा भेजा गया था, और इसके द्वारा रडार मैपिंग की गई थी, इसकी रडार के द्वारा मैपिंग की गई थी, जो इसका एरिया है, इसकी सरफेस है, उसकी मैपिंग की गई थी, ठीक। और पुर्तगाली, इसका जो नाम रखा गया था मैगलन मिशन का नाम रखा गया था, एक पुर्तगाली खोजकर्ता हुए हैं फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर इसका नाम रखा गया था इस अंतरिक्ष यान का, ठीक। और समझ लीजिए, देखिए नासा के द्वारा मैरिनर 2, मैरिनर 10 इस तरीके से भेजे गए हैं। और सोवियत संघ जो है, जो कभी रूस था, सोवियत संघ कभी रूस था, ठीक, सोवियत संघ जो था आज रूस है, ठीक, पहले कभी वो सोवियत संघ होता था, तो उसने जो भेजे थे वो भेजे थे वेनेरा 4, ठीक, वेनेरा 11 और 12। वेनेरा 4 जो भेजा था 1967 में भेजा था। कब भेजा था सोवियत संघ ने? 1967 में भेजा था। और वेनेरा 11 और 12 1978 में भेजे थे, ठीक है। ये मिशन इन्होंने जो है हमारे शुक्र ग्रह को जानने में बहुत मदद की है। बहुत सारे मिशन हैं। इकेरोस जो है जापान का था, और 20 मई 2010 को भेजा गया था जापान के द्वारा, ठीक। और वीनस एक्सप्रेस 9 नवंबर 2005 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था। वीनस एक्सप्रेस कब भेजा गया था? 9 नवंबर 2005 को
ठीक है, किसने भेजा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस शुक्र ग्रह को जानने के लिए भेजा था। एक चीज और समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह है, ठीक, आप समझ गए होंगे टेम्परेचर कितना ज्यादा है, तो इस पर जीवन की संभावना ना के बराबर है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी तलाश में है कि कहीं से जीवन मिल जाए इस पर, अगर हो तो ठीक। इस पर आगे आने वाले मिशन भी होते रहेंगे, उनको हम जानते रहेंगे अगली वीडियो में। तो आइए अब मेरे साथ अगली क्लास फिर देखिएगा। फिलहाल मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में, ठीक है, शेयर कीजिए और अच्छे से देखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।